हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यभट्ट भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस से सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन यानी कि संविधान का प्रारूप, और हम आ गए थे यहाँ पे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक हमने पढ़ा था साउथ अफ्रीका का संविधान कैसे बना, और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. साउथ अफ्रीका की तरह भारतीय संविधान का निर्माण भी बड़ी विपरीत यानी कि बड़ी ही मुसीबत भरी परिस्थितियों में हुआ। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। और भारत जैसे विशाल और विभिन्नताओं वाले देश के लिए तो संविधान बनाना कोई आसान खेल नहीं था। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन्स। और उस समय पे जो भारत के लोग थे वो उभर के आए थे, और उनका जो सामाजिक दर्जा था वो अब नागरिकों से किसका बना है। पहले वो प्रजा थे और प्रजा से वो नागरिक बने थे। एंड द कंट्री वाज बोर्न थ्रू पार्टीशन ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। और देश का निर्माण भी यानी कि देश का जन्म भी तब किसके बाद हुआ था, धर्म के आधार पे, पार्टीशन के आधार पे ही हुआ था। दिस वॉज ए ट्रोमेटिक, यह भी एक ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस था फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत के लोगों और पाकिस्तान के लोगों के लिए। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence। और बंटवारे बंटवारे से संबंधित इस हिंसा में लगभग 10 लाख लोग भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, दोनों तरफ से मरे थे। एंड देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, और वहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी। The British had left it to the ruler of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or no। और दूसरी प्रॉब्लम, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज यहाँ पे ये भी छोड़ के गए थे कि जितने भी प्रिंसली रूलर्स थे यानी कि जितने भी राजा थे और जो अपने किंगडम में रहते थे, वो खुद डिसाइड कर सकते थे कि अपने आप को वो मर्ज कर सकते थे, या तो वो अपने आप को इंडिया में शामिल कर ले या फिर पाकिस्तान में, और रिमेन इंडिपेंडेंट, या फिर वो आज़ाद रहे। यानी कि यहाँ भारतीय राजाओं को ये बोल के चले गए ब्रिटिशर्स, या तो आप इंडिया कंट्री में शामिल हो जाओ, या फिर अब पाकिस्तान कंट्री में शामिल हो जाओ। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वॉज ए डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। और ये जो प्रिंसली स्टेट थे, इनको शामिल करने का जो कार्य था वो बड़ा ही मुश्किल और अनिश्चित था। When the Constitution was being written, जब इस संविधान का निर्माण लिखा जा रहा था, द फ्यूचर ऑफ कंट्री डिड नॉट लुक एज एश्योर एज इट डज टुडे। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय पे जब लिखा जा रहा था तो भारतीय संविधान निर्माताओं को भी यह श्योरिटी नहीं थी कि भारत का जो फ्यूचर होगा वो इतना सिक्योर होगा जैसे कि आज के टाइम में। सिक्योर मीन्स सुरक्षित। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज। और जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उनके मन में बहुत चिंताएं थी अबाउट द प्रेजेंट समय में, एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और देश के भविष्य के लिए। ठीक है, तो स्पीक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और सम अदर एल्डर्स इन योर लोकेलिटी। आप इसके लिए है ना, जानने भारत का इतिहास जानने के लिए आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर आपके आसपास कोई भी एल्डर्स हो उससे पूछ सकते हो। आस्क देम इफ़ दे हैव एनी मेमोरी ऑफ पार्टीशन और इंडिपेंडेंस। उनसे पूछ के देखना कि क्या उनको भारत के बंटवारे में या भारत की आज़ादी के बारे में कोई उनको याद है। अगर उनको हो तो उसके बारे में बताएं। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत का निर्माण कैसे हुआ। व्हाट वर देयर फियर्स एंड होप्स अबाउट द कंट्री एट दैट टाइम। और उनकी क्या भय था और क्या आशाएं थी कंट्री के बारे में उस समय पे, देश के बारे में। डिस्कस दिस इन क्लासरूम। और ये सब बातें आप क्लासरूम में भी करनी, यानी कि अपने फ्रेंड्स से बातें करनी जो आपकी क्लास में है। हाँ जी, यहाँ देखो ये 3 जो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 मुख्य नेता हैं, पहला कौन है हमारा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिसको आप जानते हैं जो हमारे पहले गृह मंत्री थे। जैसे आज हमारे यहाँ पे अमित शाह जी है ना, ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उस टाइम पे गृह मंत्री थे। वो उनका जन्म हुआ था 1875 में, 1950 में गुजरात में पैदा हुए थे। फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट। और वो आंतरिक सरकार थे, यानी कि जब देश आज़ाद होने से पहले की जो सरकार थी उस टाइम पे वो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी थे, गृह मंत्री भी थे, और ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। लॉयर एंड लीडर ऑफ बारडोली पीजेंट्स, और वो बारडोली पीजेंट्स के क्या थे, लॉयर थे, और बारडोली पीजेंट सत्याग्रह में वो लॉयर थे। एंड प्लेड ए डिसाइसिव रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट, और उन्होंने भारतीय राजाओं के जो राज्य थे उनको भारत में शामिल करने में उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। लेटर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और बाद में वो बने उप प्रधानमंत्री के रूप में बने। दूसरे हैं ये हमारे लीडर अबुल कलाम आज़ाद, जो 1888 और 1958 तक रहे। ये बोर्न इन सऊदी अरेबिया में ये पैदा हुए थे, एजुकेशनिस्ट थे, और ये बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे, ऑथर थे एंड थियोलॉजियन थे। स्कॉलर ऑफ अरेबिक लैंग्वेज के वो विद्वान थे, कांग्रेस लीडर थे। एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट, और राष्ट्रीय आंदोलनों में ये एक्टिव थे। अपोज मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, और उन्होंने जो मुस्लिमों की जो है ना अलग पॉलिटिक्स, यानी कि अलग बनाने का, देश को अलग बनाने की जो पॉलिटिक्स थी ना, उसके खिलाफ बड़ा विद्रोह किया था उन्होंने। और ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट यूनियन कैबिनेट के, और इनकी ही वो जो कहते हैं इनकी ही देन है आज की शिक्षा, यानी कि अपनी शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार इन्होंने ही किए थे। उससे पहले तो अंग्रेज़ों ने हमारी शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा बुरा कर दिया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल कर दिया था, उसको इन्होंने ही संभाला था, अबुल कलाम आज़ाद। और आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, ये जो अबुल कलाम आज़ाद है ना, मे भी आज सभी जानते होंगे, जो आज हमारे जो स्टार हैं आमिर खान को तो सभी जानते होंगे। ये उनकी ही फैमिली में उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, यानी कि आमिर खान जी इन्हीं की फैमिली से, अबुल कलाम आज़ाद की। ओके, सेकंड है टीटी कृष्णामाचारी। ये 1899 में और 1974 में पैदा हुए थे तमिलनाडु में। मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी और प्रारूप समिति के क्या थे, ये मेंबर थे। एंटरप्रेन्योर एंड कांग्रेस लीडर, ये एक उद्योगपति थे और कांग्रेस के लीडर थे। लीडर फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, और बाद में ये क्या बने थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर बने थे कैबिनेट के। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख लीडर थे जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे। हाँ जी, द पाथ ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन, अब संविधान के निर्माण का रास्ता, यानी कि संविधान का रास्ता। डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, इन सब मुसीबतों के बावजूद, देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान निर्माताओं के पास एक बहुत बड़ा क्या था, एडवांटेज था, फायदा था। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट कंसेंसस, साउथ अफ्रीका की तरह उन्हें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़ रहा था अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, कि लोकतांत्रिक भारत किस प्रकार का दिखाई देना चाहिए। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि, और यह सहमति तो है ना आज़ादी की लड़ाई में ही हो गई थी। जब भारत देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उसी टाइम पे भारतीय जो नेता थे या भारतीय लोग थे, सब ने अपनी एक सहमति बना ली थी कि भारत किस प्रकार का होगा। आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मियरली स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूलर, हमारा जो संविधान, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे, वो केवल आज़ादी की लड़ाई के लिए, यानी कि फॉरेन रूल के लिए, यानी कि विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष मात्र नहीं थे। इट वाज ऑल्सो स्ट्रगल टू रिजुविनेट आवर कंट्री, ये संघर्ष तो हमारे देश को पुनर्जीवित करने जैसे थे। एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, और हमारे देश को, हमारे
देश को और हमारे समाज को, हमारी राजनीति को भी बदलने वाले थे। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस थे अबाउट द पाथ, कि किस प्रकार का रास्ता चुना जाए इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत आज़ादी के बाद किस प्रकार का रास्ता चुनेगा, इसके बारे में लोगों के बीच में, यानी कि हमारे नेताओं के बीच में काफ़ी संघर्ष था, यानी कि अलग अलग राय थी। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। और इस प्रकार के जो विभिन्नताएं हैं या डिफरेंसेस है वो आज के टाइम में भी है। आज के टाइम में ऐसे हैं, जैसे आप देख सकते हो, कुछ हमारे नेता ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कुछ कहते हैं सेकुलर, यानी कि यहाँ पे सर्वधर्म को ही मानना चाहिए यहाँ पे इंडिया में, है ना। तो ये डिफरेंसेस उस टाइम पे भी थे और आज पे भी है। तो इन डिफरेंसेस को लेके इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। जैसे येट सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। लेकिन फिर भी कुछ जो मूलभूत विचार हैं वो सभी ने एक साथ सहमत हो गए थे, सभी ने उसको स्वीकार कर लेता है। एज फॉर बैक एज इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो 1928 में वापस जाके देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेता थे, उन्होंने मिलकर एक संविधान का ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया था भारत के लिए। In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India constitution should look like। और फिर 1931 में कराची, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान का सिटी है, तो वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई थी और उन्होंने एक संविधान पास किया था। और उस संविधान में बताया गया था कि भारत का संविधान, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का, यानी कि आज़ाद भारत कैसा होगा। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इन दोनों दस्तावेजों में यह शामिल करना उन्होंने कमिटेड, यानी कि इसको लेकर वो इतने समर्पित हो गए थे कि क्या क्या अधिकार दिलाने के लिए। एक तो सभी को वोट का अधिकार, सभी को समान रूप से, राइट टू फ्रीडम आज़ादी का अधिकार, एंड इक्वालिटी समानता का, एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, वो संविधान में पहले से ही आज के टाइम में हमारे संविधान में है। तो ये प्रारूप और ये बेसिक रूल्स है ना, उसी टाइम पे ही उन्होंने इंक्लूड कर लेते संविधान में। The some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution। और इस प्रकार कुछ बेसिक वैल्यू थे जो कि हमारे नेताओं ने क्या कर लिया, उनको पहले से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कर लिया, शामिल कर लिया उन्होंने। ठीक है। The familiarity with political institutions of the colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design। और इसी प्रकार कुछ राजनीतिक संगठन थे जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम में, यानी कि औपनिवेशिक सरकार के टाइम में थे, उन्होंने भी कुछ हेल्प की भारत को उसी प्रकार के इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की, यानी कि संस्थाएं किस प्रकार की होंगी, राजनीतिक संस्थाएं, उस पर भी सहमति होगी। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू ए फ्यू। हालांकि अंग्रेज सरकार ने, यानी कि अंग्रेजी शासन ने तो कुछ ही लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया था। ऑन दैट बेसिस ब्रिटिश हैज़ इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेटर, जिसके आधार पे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कमज़ोर विधायिका दी थी। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937। 1937 में इलेक्शन हुए थे। टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, राज्यों के यानी कि प्रांतीय विधायिका के हुए थे, एंड मिनिस्टर ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। और उस टाइम का ब्रिटिश इंडिया में चारों ओर मिनिस्टर्स के, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन हुए थे। सीधी सी बात है। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये सारी की सारी पूरी तरह से लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन दैम।
लेकिन फिर भी यह अनुभव भारतीयों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा और उपयोगी रहा आगे चल के देश को आज़ाद कराने के बाद, जब उन्होंने ये राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया। तो दैट इज़ वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल लॉ लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसी वजह से भारतीय संविधान में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्ट 1975 में पास किया गया था, उसमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और संगठनों और उनकी डिटेल और उनके कार्य रूप को इसमें शामिल किया गया। आज भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोसीजर है ना कार्य करने की, वो उसी एक्ट से ली गई 1935 से, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था इंडिया में के लिए। Years of thinking and deliberation on the framework of constitution had another benefit। और काफ़ी सालों से विचार विमर्श करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण में प्रारूप देने में भी बहुत सारे फायदे हुए। आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। और हमारे देश के नेताओं को अन्य देश के संविधानों से भी कॉन्फिडेंस मिला, उनको फ़ायदा हुआ। बट ऑन आवर ऑन टर्म्स, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों के आधार पर, यानी कि उन्होंने विदेशी अन्य देशों के वो संविधानों को पढ़ा, उनसे अच्छी बातें ली जो कि हमारे लिए अनुकूल हो। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाई द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत सारे हमारे नेता वो फ्रांस रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों पे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। एंड द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। और जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी यानी कि संसदीय लोकतंत्र था, उसको भी लिया। एंड द बिल ऑफ राइट्स इन यूएस, और यूएस में जो बिल ऑफ राइट्स पास किया था उसमें से भी लिया गया है। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रसिया, और जो रसिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियन टू थिंक ऑफ शेपिंग ए सिस्टम बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। उसने भी भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, जिसमें कि भारत को एक सामाजिक और आर्थिक समानता दी जाए। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग, लेकिन फिर भी वो केवल पूरी तरह से उन्होंने उसका केवल सिंपली उन्होंने उसकी नकल ही नहीं की। वट अदर हैड डन, जैसे कि औरों ने किया। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री। हर कदम पे वो यह क्वेश्चन ज़रूर करते थे कि क्या यह सब बातें जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए सही रहेगी या नहीं। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारी बातें थी जो कि हमारे संविधान के निर्माण में हेल्पफुल रही। आज हम यही पढ़ेंगे पाथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ओके स्टूडेंट्स।